मलिक मोहम्मद जायसी के, आप रिकॉर्ड करना, जब मैं बताना शुरू करूँगी ओके वो कर देना। पहला वाला आपको बता दिया है, तीसरा मैं पढ़ने जा रही हूँ। सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केस मुकराई, शशिमुख अंग मलय गिरी रानी, नागन झाप लीन अर्धानी, ऊने मेघ परी जग छा, शशकी शरण लीन जनु राहा, छपके दिनई भानु के दशा, ले निसि नखत चांद परगसा, भूमि चकोर दृष्टि तह लावा, मेघ घटा मह चांद दिखावा। पहले पूरा पढ़ दे रहे हैं ताकि आप लोग मिस्टेक पढ़ने में करती हैं। दसन दामनी कोकिल भाषी, बोए धनुक गगन ले राखी, नैन खंजन दुई केली करही, कुछ नारंग मधुकर रस लेही, सर्वर रूप विमोहा, हिये हिलोर करेई, पाप छुअई मकु पावो, तेहि मिसु लहरे देई। इसमें जो है ये नागमती के यहाँ पद्मनी आई, पद्मनी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि पद्मनी स्नान करने आती है, उस समय उसकी सखियाँ और पद्मनी सब साथ रहती हैं। तो वो पद्मनी क्या करती है, सरवर तीर पद्मनी आई, सरोवर के किनारे, तीर माने किनारे, सरोवर के किनारे पद्मनी आई, खोपा जूड़ा को कहते हैं, खोपा छोरी केस मुकराई, केस बाल को कहते हैं, जानती है। मुकराई माने होता है बिखराना, उसने अपने जो जूड़ा बनाया था उसके बाल खोल के बिखरा दिए, यानी जूड़ा खोल दिया। शशिमुख अंग मलय गिरी रानी, नागन झाप लीन अर्धानी, अर्धानी में सुगंध, शशि के समान, चंद्रमा के समान पद्मावती का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, और उसके अंग से चंदन के समान सुगंध आ रही है। अंग मलय गिरी रानी, चंदन का जैसे पर्वत से सुगंध आती है, ऐसे रानी के अंग से सुगंध आ रही है। और उसके जो केश, नागन माने नाग, सर्प जिसे कहते, जो उसके केश हैं सर्प के समान है, और लग रहा है उसने उस सुगंध से आकर्षित होकर उसके मुख को ढांप लिया है। पद्मावती को क्या बना दिया, जैसे कि चंदन का पर्वत सुगंधित होता है, उसकी सुगंध से सर्प आकर्षित होते हैं। यहाँ पद्मावती का सौंदर्य इतना है, उसके शरीर से सुगंध निकल रही, उस सुगंध से आकर्षित होकर मानो ये केस नहीं बल्कि ये सर्प हैं जो उससे लिपटे हुए हैं, ढांक रखे हैं चेहरे को। ओने मेघ परी जग छहा, शशकी शरण लीन जनु राहा, ओने माने उस तरफ, मेघ माने बादल, और उस तरफ संसार में बादल छा गए। मतलब क्या कल्पना है कवि की, मतलब जो पद्मावती है उसके बाल जो हैं चेहरे को ढांके हुए, उसके सौंदर्य की भी कल्पना कवि ने क्या की है। ऐसा लग रहा है कि संसार में बादल छा गए, घटा छा गई है, ऐसा लग रहा है। और जब बादल छा जाते हैं, घटा के समान काले बादल छा जाते हैं, तो क्या होता लगा है, अंधेरा जैसा हो जाता है। शशकी शरण लीन जनु राहा, शशि माने क्या होता है, चंद्रमा। ऐसा लग रहा है कि राहु ने जो है चंद्रमा की शरण ले ली है। शशकी शरण लीन जनु राहा, जनु जानो मानो जहाँ इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस लाइन पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार। आप लोग काव्य की व्याख्या लिखेंगे, अंत में जो है काव्य सौंदर्य जरूर लिखिएगा। आपको बीए का स्टैंडर्ड है, हाई स्कूल इंटर में भी लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिखते लोग, लेकिन इंटर में भी लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिखते, लेकिन बीए में नहीं चलेगा। बीए में आपको काव्य सौंदर्य देना बहुत जरूरी है, मतलब किस भाषा का प्रयोग किया गया, कौन कौन से अलंकार हैं किस पंक्ति में। तो ये लाइन देखे कि यहाँ पर इस लाइन को देख के कि इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला देखो, ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा की शरण में राहु चला गया है। छपके दिनई भानु के दशा, ले निसी नखत चांद परगसा, नखत माने नक्षत्र, नक्षत्र कहते तारों को, परगसा माने प्रकट होना। ऐसे लग रहा है कि भानु माने सूर्य, ऐसे लग रहा है दिन में ही सूर्य की क्या दशा हो गई है। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा और तारों को लेकर, चंद्रमा तारों सहित प्रकट हो गए। चंद्रमा बनाया है पद्मावती को और तारे बनाया है उसकी सखियों को। तो उसकी पद्मावती उसकी सखियां नहीं, जैसे लग रहा है कि चंद्रमा सहित तारे प्रकट हो गए हों। भूल चकोर दृष्टि तह लावा, मेघ घटा में चांद दिखावा। अब चकोर को भी भ्रम हो गया है। चकोर रात में चकवी का इंतजार करता करता सुबह तक इंतजार करता है, जब सूर्य निकलता है तब चकवी के दर्शन होते हैं। तो यहाँ चकोर को भ्रम हो गया कि रात्रि हो गई है, तो वो टकटकी लगाकर चंद्रमा की तरफ दृष्टि करने लगा। मेघ घटा में चांद दिखाया, उसे मेघ की घटाओं के बीच चांद दिखाई दे रहा है। चांद कौन है? पद्मावती। अगला देखिए आगे का,
अब पद्मावती के क्या क्या सौंदर्य में क्या क्या चीजें, कौन कौन से अंग किस किस के समान लगते हैं, इसका वर्णन कवि ने किया है। दसन कहते हैं दांत को, दामनी माने होता है बिजली, दसन दामनी कोकिल भाषी। पद्मावती के दांत किसके समान है, बिजली के समान चमक रहे हैं। और उसकी भाषा कैसी है, वाणी, मतलब कोयल के समान। मतलब पद्मावती इतना सुंदर मीठा बोलती है, कोयल के समान वाणी है। भोय धनुष गगन ले राखी, उसकी भोय इंद्रधनुष की, जैसे आकाश में इंद्रधनुष निकलता है ऐसे उसकी भोय सुंदर है। नैन खंजन दुई केली करे, केली माने क्रीड़ा करना, और खंजन पक्षी के समान उसके नेत्र हैं। नैन माने नेत्र, पद्मावती के नेत्र, दो नेत्र खंजन पक्षी के समान, जैसे लग रहा है नेत्र नहीं, दो खंजन पक्षी जो है क्रीड़ा कर रहे हों। कुछ नारंग मधुकर रस लेही, पद्मनी के स्तन जो है नारंगी के समान, ऐसा लग रहा है उसमें भ्रमर आकर्षित हो रहा है। आगे देखो, सर्वर रूप विमोहा ये हिलोर करे, पाए छुए मक पावो तेहि मिसु लहरे दे। इसका मतलब है सरोवर जो है पद्मावती के रूप सौंदर्य पर आकर्षित होकर हिलोरे ले रहा है, मतलब लहरें आगे बढ़ा रहा है ताकि पद्मावती को चरण स्पर्श कर सके, छू सके उसे, और उसकी लहरें धीरे धीरे पद्मावती की तरफ आगे बढ़ रही है। पाए छुआई मकु पाओ तेही मिसु लहरे दई, पाए माने पाओ, ऐसा लग रहा है सरोवर पद्मावती से आकर्षित होकर अपनी लहरों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। वो स्पर्श कर, चरण स्पर्श कर लेना चाहता है, पद्मावती के चरण स्पर्श कर लेना चाहता है। अब हम चौथा वाला बताने जा रहे हैं। चौथे वाले में भी बताया है कि पद्मावती और उसकी सखियां स्नान करने आती हैं। कहाँ स्नान करने आती है, सरोवर के पार। सरोवर के पार स्नान करने आती है। उस समय के दृश्य का यहाँ कवि ने वर्णन किया, ये आप प्रसंग में लिखेंगे। भारी तीर सब छीपक सारी, सरवर में पैठी सब बारी। छीपक सारी माने छपी हुई साड़ी, साड़ी जो है छापे वाली साड़ियाँ पहनी है जो पद्मावती, उसकी सखियाँ तीर माने किनारे, उन्होंने अपनी साड़ी उतार के किनारे रख दी और सरोवर में बारी बारी से प्रवेश करने लगी। सरोवर में पैठी सब बारी, पैठी माने प्रवेश करना, बारी बारी से सब सरोवर में प्रवेश करने लगी। पाए नीर जानू सब बेली, हुलसी करी काम के केली, केली माने क्रीड़ा, हुलसी माने प्रसन्नता से, और सब बेल के समान जो है, नीर माने जल, जल में सब इस तरह बेल के समान लगने लगी, प्रसन्नता से काम क्रीड़ा करने लगी। तीसरी लाइन देखिए, नवल बसंत सवारई करी, होई प्रगट चाहे रस भरी। करी माने कली, नए बसंत की कली के समान सब प्रकट हो रही है, रस से भरी हुई कलियां जैसे रस भरी हो जाती है बसंत के समय, ऐसे ही पद्मावती की सखियां, मतलब उनकी सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है कि नई कली के समान रस भरी लग रही हैं, मतलब नव यौवन है उनका, उसी को कवि ने कहा है। करेल केस विषहर विष भरे, लहरे ले कवल मुख धरे। काले केस, केस माने बाल, उनके उसके काले बाल विषधर के समान लग रहे हैं। विषधर किसको कहते हैं, सर्प को, है ना, काले सांप के समान विष भरे लग रहा है, ऐसे लग रहा है उसके कमल वाले मुख पर लहरा रहे हैं। पद्मावती के काले बाल विषधर की तरह उसके कमल जैसे मुख पर लहरा रहे हैं। अगली लाइन देखिए, सर्वर नहीं समाई नहीं, एक लाइन छूट गई, उठे कोप जनु दारिब दाखा। पहले दारिब का अर्थ अनार होता है, दाखा माने होता है अंगूर, लिख लीजिए। कोप माने होता है अधर, होठ, उसकी होठ किसकी तरह है, अनार और अंगूर की तरह लग रहा है उसकी होठ, देखने में जनु का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी प्रेक्षा अलंकार है। उसके होठ जैसे लग रहा है कि अनार और अंगूर की तरह कोमल है। भई ओनत प्रेम की शाखा, दूसरी ओर वो प्रेम की शाखा के समान झुक गई हैं, सब सरोवर में झुकती हैं। सरवर नहीं समाई संसारा, चांद नहाई बैठ लिए तारा। सारा संसार का मतलब इतनी खुशी हो रही है सरोवर को कि वो खुशी हुआ है सरोवर में समा नहीं पा रही है, क्योंकि पद्मावती रूपी चांद और जो तारों रूपी सखियों को लेकर सरोवर में प्रवेश किया है, इसलिए सरोवर प्रसन्नता से उसकी खुशी समा नहीं रही है। धनिसो नीर शशि तरई हुई, अब कत दृष्टि कवल ओ कोई, कोई मने कुमुदनी, कह रहे वो धन्य है जल, नीर मने जल, जहाँ पद्मावती रूपी चांद और सखियां रूपी तारे जो है प्रकट हुए हैं। फिर अब जो है कौन कमल और कुमुदनी की ओर दृष्टि डालेगा, अब कौन कमल कुमुदनी को देखेगा, जब सौंदर्य सारा पद्मावती उसकी सखियों में दिखाई पड़ रहा है।
अगला देखो, 2-2 लाइन का एग्जामिनेशन में बहुत आता है इसका अर्थ लिखने को। कई बार 2-2 लाइन के 4 छींटो दे देता है, उसको एक पूरा बना देता है। चकोई बिछुरी पुकारे, कहाँ मिलऊ हो नाह, एक चांद निसी सड़क पर दिन दोसर जलमहा। चकई जो है चकवे से बुछड़कर पुकार रही है कि तुम कहाँ हो स्वामी। एक चंद्रमा तो स्वर्ग में दिखाई दे रहा है और दूसरा इस जल में किसको कहा गया है? पद्मावती को मान रहा है। मतलब भ्रमित हो गया है ना, चारों तरफ तो उसके सौंदर्य का वो है, घटा छा गई, अंधेरा हो गया, सूर्य चंद्रमा नजर आने लगे। तो वह कह रहे हैं कि एक चांद तो स्वर्ग में, दूसरा इस जल में। मतलब मेरा स्वामी कहाँ है? यहाँ चकवी कह रही है मेरा स्वामी कहाँ है। 2-2 चंद्रमा दिखाई दे रहे, मतलब कौन मेरा स्वामी कहाँ है, कब में उसके दर्शन होंगे। अब पांचवें वाले की व्याख्या दीजिए। अब 5वें वाले में आगे बढ़ जाओ। 5वें वाले में भी बताया है कि प्रेम के द्वारा ही जो है सारे खेल खेले जाते हैं। प्रेम से ही, सच्चे प्रेम के द्वारा हर प्रकार के खेल में जीत हासिल की जा सकती है। इसके विषय में कवि ने वर्णन किया है। यहाँ पद्मावती और उसकी सखियां जोड़ी बनाकर क्रीड़ा कर रही हैं, माने खेल रही हैं, इसी का वर्णन किया गया। ये आप प्रसंग में लिखेंगे। लागी केली करे मज नीरा, मज माने मध्य में, केली माने क्रीड़ा करना। लागी केली करे मज नीरा, नीरा माने जल, हंस लजाई पैठ होई तीरा। सखी पद्मावती और उसकी सखियां जो है जल के बीच में क्रीड़ा करने लगी, खेलने लगी। उनके खेल को देखकर हंस लज्जित होकर किनारे बैठ गया। तीरा माने किनारे। पद्मावती कौतुक करी राखी, तुम शशि होई तराइन साखी। सब सखियों ने पद्मावती को कौतुक के समान बैठा दिया, जैसे किसी को लीडर बना दिया जाता है ना, नेता, कि तुम बैठो, हाँ, और देखना सबको, हम लोग खेल रही हैं। तो यहाँ पद्मावती को कौतुक करके लोगों ने बैठा दिया सखियों ने, और स्वयं जो है चंद्रमा के समान शशि माने तुम शशि हो ही तराइन साखी, तुम चंद्रमा के समान हो, तुम खेल देखो, हम तारों के समान हम सखियां रहेंगी। बाद मेल के खेल पसारा, हार दे जो खेलत हारा। बादी माने बाजी लगाना। हम जो है खेल को पसारा माने हम खेल बनाते हैं, बाजी लगाते हैं, उसमें जो हार ला के देगा खेलते हुए वह जीता हुआ माना जाएगा। हार दे जो खेलत हारा, जो नहीं लाएगा खेल में हार वापस, वो हार जाएगा। सवारई सावरी गोरई गोरी, सावली सावली के साथ जोड़ी बना लो और गोरी गोरी के साथ जोड़ी बना लो। आपन आपन लीन सुजोरी, अपनी अपनी जोड़ियां बना लो। पद्मावती से सखिया कह रही है, पद्मावती कह रही है अपनी अपनी जोड़ी बना लो। बूझ खेल खेलो एक साथा, हार लो वही पराए हाथा। बूझ खेल माने ठीक से समझ प्रकार के खेलना एक साथ। बूझना माने समझना, ठीक से समझ कर खेलना। हार दूसरे के हाथ में मत जाने देना। हार न होए पराए हाथा, दिया ना, हार दूसरे के हाथ में मत जाने देना। आज ही खेल बहुरी कित खेल होई, खेल गए कत खेले कोई। आज खेल लिया जाए, न जाने फिर कब खेलेंगे हम, और खेल फिर चला जाए, फिर कब हम खेल पाएंगे। कद खेले कोई, फिर न जाने कब। वही जैसे पहले वाले में ससुराल वाली बात बताई, कह रही आज जितना खेलना है हम सब खेल लें, फिर न जाने फिर कब खेल पाएंगे। धनी सो खेल खेलई रस प्रेमा, रोताई हो कुशल खेमा। रोताई माने प्रभुताई। धन्य है वो खेल जो प्रेम रस से खेला जाता है, जिसमें प्रभुताई और कुशल क्षेम के लिए जगह नहीं है। मतलब चाहे रानी हो चाहे उसकी सखियां हो, सब बराबर से खेल रही, मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं, उसमें बड़ा छोटा की भावना किसी में नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, कोई कितना भी छोटा हो, सब बराबर से प्रेम से खेल रही है। इसी बात को कवि कह रहा है, जहाँ प्रेम रहती है, प्रेम रहता है, वहाँ प्रभुताई और कुशल क्षेम की जगह नहीं रहती है कि भाई ये तो हमसे बड़ा है, हमको तो इसके साथ कैसे खेलेंगे, तो रानी है और हम तो इसके चाकर है, ये भावना नहीं है। प्रेम से खेला जा रहा है। मोहम्मद बारी प्रेम की जेव भावे तेव खेल। मोहम्मद कहा है मलिक मोहम्मद जायसी को। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं ये बारी जो है प्रेम की है, जिसको जिस भाव से खेला जाए उस भाव से ये खेल को खेले। जिस प्रकार की दूसरी लाइन में इसकी तुलना की है, तिलई फूलई संग जेव होई फुलायल तेल। जैसे तिल को और फूल को मिला दिया जाता है तो उससे सुगंधित तेल का निर्माण होता है। उदाहरण दिया है, तिल और फूल को मिला दिया जाता है तो उससे सुगंधित तेल का निर्माण होता है। इसी प्रकार यहाँ प्रेम का खेल है, यहाँ प्रेम विकसित होगा। अब छठा वाला, ये भी